A very good morning to all. I hope you all are fine and healthy. So class, as you know, we are continuing with our topic exogenic forces. Alright, तो यहाँ पर बच्चे अब तक हम कर चुके हैं वेदरिंग और मास मूवमेंट के बारे में. Now we will discuss our next topic, that is erosion. Alright class, that is our last exogenic force. Alright, so what we have here, erosion and deposition. इसमें क्या होता है बच्चे, यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो वर्क करती हैं. फर्स्ट इज़ एयर, विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर. ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं. ये क्या करती हैं, मटेरियल को एक जगह से इरोड करती हैं, इरोड करके उसको दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देती हैं. सो दिस इज़ अ इरोजन एंड डिपोजिशन. हवा, बहुत तेज़ हवा चली जिसको हम विंड कह रहे हैं. ओके, उस हवा ने क्या किया, सॉइल को इरोड किया. मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये सरफेस है, यहाँ पर सॉइल है बहुत ज़्यादा. ओके, इसको यहाँ से इरोड करके यहाँ पर दूर कहीं डिपॉजिट कर दिया. दिस इज़ अ इरोजन एंड डिपोजिशन. ऑलराइट, तो यहाँ पर होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन होती है बच्चे रॉक्स और डेब्रिस की. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस. ऑलराइट, मीन्स यहाँ पर रॉक है, यहाँ पर क्या होगा, पहले वेदरिंग होगी. ठीक है, वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद जो हवा है वो इसको इरोड करके यहाँ पर इकट्ठा करेगी और फिर जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगी तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा. ऑलराइट, तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं. एज यू नो, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन करती हैं. तो ये यहाँ पर इरोड करके यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर यहाँ से इरोड करके कहीं और डिपॉजिट कर देंगे. तो ये इनका वर्क है. फोर्सेस एज आई टोल्ड यू, विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट. ये जो फोर्सेस हैं बच्चे, ये क्या करती हैं, डिपेंड ऑन द क्लाइमेट. ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. मीन्स इरोजन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट. कैसे, अगर हम हवा की बात करें, विंड क्या कर रही है, डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट. कैसे, मान लीजिए बच्चे, वी हैव अर्थ. वेट अ मिनट. यस, erosion is the application of kinetic energy. Condition for erosion is high mass and low velocities. पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या होता है. इरोजन के पीछे बच्चे जो मेन फोर्स होती है, दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, यहाँ पर ये मेरे पास स्लोप है, सरफेस है, यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए कोई मास है, रॉक मास है. ठीक है, इसके ऊपर जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो ये रॉक यहाँ पर मूव करेगी. जब ये मूव करेगी ना, तो इसकी नीचे वाली जो सॉइल होगी वो उसको साथ ही इरोड करेगी. लेकिन इस इरोजन के लिए मुझे ये चाहिए कि जो ये रॉक है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो. अगर वो हैवी नहीं होगी तो वो अपने साथ मटेरियल को इरोड नहीं करेगी. ओके, वो अपने साथ जो सॉइल है उसको लेके नहीं जाएगी. तो इसके लिए इसका हैवी होना ज़रूरी है. दूसरा, जो मूवमेंट है वो स्लो होनी ज़रूरी है. अगर फास्ट हो जाएगा, एकदम से कोई चीज़ चली जाए तो कितना अपने साथ लेकर जाएगी, ज़्यादा नहीं होगा. स्लो होनी चाहिए मूवमेंट, और इस रॉक का मास ज़्यादा होना चाहिए अगर हमने इरोजन करवाना है. ऑलराइट, तो ये कंडीशन ज़रूरी है. इसके बाद बच्चे क्या होता है, विंड. विंड्स की अगर हम बात करें हवा की, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट. कैसे, हाई टेम्परेचर में क्या होता है बच्चे, लो मान लीजिए कहीं पर अगर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर में प्रेशर क्या होगा, लो होगा. और जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा वहाँ पर प्रेशर हाई होगा. मान लीजिए एक जगह है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर अर्थ की बात करती हूँ, ये मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास इक्वेटर है. इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई होगा. यहाँ पर टेम्परेचर जब हाई होगा तो लो प्रेशर होगा, प्रेशर लो. इसके ऑपोजिट यहाँ पर पोल्स पर जहाँ पर ठंड होती है, टेम्परेचर लो होगा तो यहाँ पर प्रेशर हाई होगा. ऑलराइट, तो जो विंड्स हैं हमारे पास वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं. वो मूव करती हैं लो टू हाई. वो ऐसे मूव करेंगी ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ. ऑलराइट, तो ये इस तरह से हमारे पास विंड चलती है. मीन्स एक जगह पे हमारे पास टेम्परेचर हाई होना, दूसरी जगह पर टेम्परेचर लो होना, ऐसा हमारे पास ज़रूरी होता है. और जब इन
टेम्परेचर की वजह से प्रेशर में कहीं पर हाई प्रेशर कहीं पर लो प्रेशर डिफरेंस आता है, तो हमारे पास हवा चलती है। जितना ज़्यादा इनमें डिफरेंस होगा इस प्रेशर में, उतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, और जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी उतना ही ज़्यादा विंड है जो सॉइल को इरोड करेगी। सो क्लास, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद अगर ऐसे ही हम ग्लेशियर्स की बात करें बच्चे, ग्लेशियर्स में क्या होता है, अगर टेम्परेचर हाई होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे। ग्लेशियर की क्या होगी, मेल्टिंग होगी। जब ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी तो रनिंग वाटर इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज इन रनिंग वाटर। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है। ग्लेशियर्स जब मेल्ट करेंगे तो जो रनिंग वाटर है रिवर्स में, आपको पता ही है ना, ये ग्लेशियर्स हैं, यहाँ से रिवर, जब ये मेल्ट होकर यहाँ से पानी निकलता है तो ये रिवर बन गया। अब इन रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके, तो ये अपने साथ सॉइल को इरोड करके लेके जाएंगे। इसके बाद बच्चे हमारे पास है डिपोजिशन। इरोजन में क्या हो रही है, इरोजन ऑफ सॉइल हो रही है। अब वो कहीं ना कहीं जाकर तो डिपॉजिट होगी, ऐसा तो है नहीं है कि हवा में उड़ती रहेगी सॉइल वगैरह, है ना। तो वो इस डिपोजिशन में क्या हो रहा है बच्चे, इरोजिंग एजेंट जो काम कर रहे हैं लाइक विंड एंड रनिंग वाटर डिपोजिट द डेब्रिज। इन्होंने क्या किया, यहाँ से इरोड करके मटेरियल को यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। इसमें क्या होते हैं, कुछ हैवी मटेरियल होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, ओके, कुछ हल्के होते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, जो हल्के होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आगे जाकर यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। तो दिस इज़ ये क्या है, एक फैक्टर है डिपोजिशन का, कि हैवी पार्टिकल्स पहले डिपॉजिट होते हैं, उसके बाद जो लाइटर होती हैं वो डिपॉजिट होती हैं। ऑलराइट, इसके बाद बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ सॉइल। सॉइल के बारे में हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको जो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस वाला टॉपिक हमने किया है कवर, वो अच्छे से समझ में आ गया है। सो क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो सॉइल के ऊपर होगा, कि कैसे ये सॉइल फॉर्म होती है, ओके, इसमें कंटेंट क्या होती हैं, कैसे इसके ऊपर क्लाइमेट है जो अपना इफ़ेक्ट डालता है। ऑलराइट क्लास, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।